हेलो एवरीवन। तो आज हम सेनको गोल्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस कंपनी का क्वार्टर वन एफआई 27 का बिजनेस अपडेट आ गया है। तो उस बिजनेस अपडेट से हमें क्या क्या इंसाइट्स ड्राइव करने चाहिए, क्या क्या इंसाइट्स हमें निकालने चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ में इस कंपनी का एक वैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस कंपनी को आगे डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो एफआई 26 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 8400 करोड़ रुपीस के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था अराउंड अराउंड 20% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने का। एंड साथ में ही यदि बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो एफआई 26 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी का टोटल स्टोर काउंट था 201 का। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफआई 27 के अंदर लगभग 20 स्टोर के आसपास में ओपन करेंगे। एंड यदि बात करूं मैं इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा इबिटा मार्जिन लगभग 7.5% के आसपास में रहेंगे, 7.5 7.6% के आसपास में रहेंगे। एंड यदि बात करूं पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो उसका गाइडेंस था लगभग 4 से 4.5% के बीच का। तो हमने ये कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से जो गाइडेंस था इनकी क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट के बाद में जो कॉन कॉल हुई थी, उस गाइडेंस की मैंने बात करी है। और स्पेसिफिकली इनके जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे उसके बाद जो कॉन कॉल हुई थी, तो आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपील करी थी देश की जनता से कि गोल्ड की ज्वेलरी कम परचेज करो। उस अनाउंसमेंट के बाद में इस कंपनी के रिजल्ट आए थे, उसके बाद में कॉन कॉल हुआ था। तो उसके अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने इस तरह का अपने बिजनेस ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। मतलब मैनेजमेंट ने यहाँ पे सोच समझ के अच्छे से यू कैन से अपना स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करके अच्छे से गाइडेंस दिया होगा अब इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं जो क्वार्टर वन एफआई 27 का जो बिजनेस अपडेट आया है, उसके अंदर एक्चुअल किस तरह की डिलीवरी हुई है। एक बार उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उसको कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लाइक किस तरह का जो गाइडेंस था उसमें किस तरह का अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी की तरफ से जो एक स्लाइड यहाँ पे आई है, यू कैन से एक प्रेजेंटेशन के रूप में वो मैं स्क्रीन पे लाइक प्रेजेंट करने की कोशिश हूँ, ताकि हम लोग एक बार अच्छे से उसको डिस्कस कर सकें। बात कर लेते हैं फर्स्टली रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका रेवेन्यू वाई ऑन वाई लगभग 60% से ग्रोथ किया है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 53% से ग्रोथ किया है। एंड इन लोगों ने यहाँ पे गोल्ड प्राइस मूवमेंट से भी इसको कंपेयर कराया है कि लाइक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लाइक इस साल यू कैन से वाई ऑन वाई लगभग गोल्ड की प्राइस यहाँ पे 62% से ग्रो करी है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1% से ग्रोथ करी है। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गोल्ड का प्राइस 1% से ही ग्रो किया, उसके बावजूद भी क्यू ऑन क्यू पर्सपेक्टिव से इनका यू कैन से अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ा है। एंड यदि बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली यहाँ पे लगभग 38% का रहा है। ऑल्दो एसएचए नंबर इतना कोई वैलिडेशन वाला नहीं रहेगा, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा भाग गए हैं एंड उसकी वजह से डेफिनेटली इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। हम बात करेंगे वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इनकी मैनेजमेंट जो इनके सीईओ हैं मिस्टर शुभंकर सेन, उनका यू कैन से एक अभी यू कैन से एक बिजनेस चैनल पे इंटरव्यू आया था, उसके अंदर वो लोग कह रहे थे कि उनका जो ज्वेलरी का जो अपना वॉल्यूम ग्रोथ है वो डी ग्रोथ हुआ है लगभग 10 से 12% के आसपास में। तो यहाँ पे जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो दिखाने के लिए यहाँ पे 38% है, बट वॉल्यूम के अंदर डी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ी है। ये केवल यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ से चीजें ड्राइव हुई है। हाँ, यदि बात करें डायमंड ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से, तो इनके बिजनेस में सबसे अच्छा गया है। लाइक आपका क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर आपका डायमंड ज्वेलरी के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ इनका लगभग 15% के आसपास में आया है एंड साथ में डायमंड ज्वेलरी का जो वैल्यू ग्रोथ है वो मिला के लगभग 40% के आसपास में आया है। और इनका जो डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है, मतलब ये थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है ओवरऑल बिजनेस के अंदर, जिसको हम लोग स्टड रेशियो के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। तभी इनका जो स्टड रेशियो है लगभग 11% का यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। पास्ट क्वार्टर्स के अंदर का स्टड रेशियो लगभग 9%, 9.5%, 10% के आसपास में आ गया था। एंड इनका जो लाइक Q4 की जो कॉन कॉल हुई थी, उसके अंदर इन लोगों ने बोला था कि हमारा जो ओल्ड गोल्ड का एक्सचेंज प्रोग्राम है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज न्यू गोल्ड परचेज नहीं करेंगे। लाइक हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपील हुई है नया गोल्ड कम से कम परचेज करने की, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसको हम लोग हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर 50 से 60% कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके अंदर इनका जो लाइक परसेंटेज दिखाई पड़ा है Q1 FY 27 के अंदर, ओल्ड गोल्ड के पर्सपेक्टिव से इनका लगभग 43% का यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है। एंड यदि बात करें न्यू स्टोर ओपन के पर्सपेक्टिव से, न्यू शोरूम्स कितने ओपन करे हैं, वो लगभग यहाँ पे 8 शोरूम लोगों ने ओपन करे हैं क्वार्टर वन FY 27 के अंदर। अब देखते हैं मैनेजमेंट ने यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव कमेंट्री भी दी है इन नंबर्स के अलावा, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि हमारा जो हेजिंग लेवल है वो करंटली लगभग 50% के आसपास में है। तो जो मैं एक कंपनी का जो रिस्क एनालिसिस करने वाला हूँ, इसके हेजिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। तो एक बार जब हम लोग रिस्क एनालिसिस की बात करेंगे, तो यहाँ पे इस पार्ट में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का तो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है कि एज सच वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के कारण का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है। डायमंड ज्वेलरी की हमने ऑलरेडी वैसे बात कर ली है। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम की भी बात कर ली है। न्यू शोरूम के पर्सपेक्टिव से इनका एक शोरूम बंद हुआ है, 8 शोरूम लोगों ने ओपन करे, तो नेट नेट 7 शोरूम्स इनके ऐड हुए हैं।
एंड मैनेजमेंट ने वही बोला है कि लाइक हमारा जो बाकी का शोरूम्स को ओपन करने का जो टारगेट है 12 से 15 शोरूम नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में हम लोग इजीली ओपन कर देंगे। सो एंड साथ में भी फोकस किया है लाइक गोल्ड की प्राइसेस ज्यादा होने के कारण हम लोग लोअर कैरेट वाली ज्वेलरी के अंदर भी फोकस कर रहे हैं, लाइट वेट लोअर कैरेट वाली ज्वेलरी 9 कैरेट्स के इन लोगों ने यहाँ पे अपना इन्वेंट्री के अंदर एडिशन करना स्टार्ट किया है। तो हमने जो स्काई गोल्ड के कॉन कॉल के अंदर बात किया था ना कि लाइक उनको एक कस्टमर मिला है सेंको गोल्ड लाइक जो 9 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी प्रीफर कर रहा है, बिकॉज जो जेनजीज होते हैं उनको गोल्ड की ज्वेलरी लाइट वेट की ज्वेलरी कम पैसे के अंदर मिलेगी, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा यू कैन से उनके लिए फैसिनेट सा बनता है जेनजीज के लिए, तो वाला फोकस भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये काइंड ऑफ एक मैनेजमेंट की तरफ से जो अपडेट था वो हमने डिस्कस करने की कोशिश। तो आपने देखा होगा लाइक इनका जो अपडेट आया है, बिजनेस का अपडेट आया है, वहाँ पे लाइक यदि हम उनके थोड़ा गाइडेंस से कंपेयर करने की कोशिश करें, तो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट इनकी क्वार्टर 1 एफवाय 27 के अंदर लगभग 60% से आई है, जो उनका गाइडेंस था उससे तो ज्यादा ही डिलीवरी हुई है। एंड साथ में यदि इनकी बात करें लाइक आपका लाइक इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का पर्सपेक्टिव से वो भी यहाँ पे जो गाइडेंस था उसका लेट से 20 स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था, यदि माने कि क्वार्टरली 5 स्टोर ओपन करने चाहिए थे, तो यहाँ पे 7 स्टोर नेट नेट ऐड करे हैं, वो भी यहाँ पे लाइक बिल्कुल ऑन द ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। पैट मार्जिन एबिटा मार्जिन का हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज अभी इनका जब क्वार्टर 1 एफवाय 27 का फुल फ्लेज्ड रिजल्ट आएगा तब एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई है जो आपने लाइक हेजिंग वाली कैटेगरी अंदर डिस्कस करने की कोशिश करी थी, जिसको मैं इस कंपनी के रिस्क यू कैन से रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से शेयर करने वाला हूँ। तो चलो उसको डिस्कस ही कर लेते हैं। तो रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो इस कंपनी का जो करंटली हेजिंग रेशियो लगभग 50% के आसपास में है। तो आप लोगों को याद होगा कि एफवाई 26 के अंदर इनका जो इबिटा मार्जिन रिपोर्ट हुआ था लगभग 11 से 12% के आसपास में रिपोर्ट हुआ था। गिवन द कंडीशन इनका गाइडेंस लगभग 7 से 7.5% के आसपास में था। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज इनका हेजिंग लेवल 50% के आसपास में था। बाकी की जो इन्वेंट्री इनकी थी वो गोल्ड के प्राइसेस राइज होने के कारण अच्छे खासा इनको इनको इन्वेंट्री गेन मिला था, जिसके कारण से इनका इबिटा मार्जिन लगभग 11-12% के आसपास का अचीव हुआ था। अब हुआ क्या है, आपने देखा होगा पिछले लगभग 2-3-4 महीनों से गोल्ड के प्राइसेस लाइक फॉल करना स्टार्ट कर गए। आई थिंक जनवरी के अंदर पीक बना था गोल्ड के प्राइसेस का लगभग 1.8 लाख रुपए के आसपास का 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के बारे में। उसके बाद में अभी गोल्ड के प्राइस लगभग 1,40,000 के आसपास चल रहे हैं 24 कैरेट्स के। मतलब गोल्ड के प्राइसेस के अंदर लगभग 25-30% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इससे होगा क्या, लाइक इनका जो हेजिंग रेशियो लगभग 50% के आसपास में था, जो इनकी मतलब क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया था एफवाई 26 का जो बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंटरी वैल्यू था उसके अंदर फॉल दिखाई पड़ेगा डेफिनेटली। तो आप ये देखो जब आपका हेजिंग रेशियो 50% के आसपास में होगा, यदि गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो आपका इन्वेंटरी वैल्यू गिरेगा। मतलब आपको जो इन्वेंटरी गेन हुआ था एफवाई 26 के अंदर, तो एफआई 27 के रिजल्ट के अंदर आपको इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ेगा, राइट? ये काइंड ऑफ रिस्क निकल के आता है। बट ऑल्दो मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा यू कैन से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा शुक्र गुजार करना चाहिए, बिकॉज जो कस्टम ड्यूटी का राइज हुआ है लगभग 15% के ऊपर तक, लगभग 8-9% के आसपास का जो गोल्ड का यू कैन से इन्वेंट्री में इनको जो इन्वेंट्री गेन मिला है उसके कारण से। तो ओवरऑल नेट नेट जो इनको इन्वेंट्री लॉस हो रहा है यू कैन से आपके गोल्ड के प्राइसेस गिरने के कारण, उसको राइट ऑफ कर देगा जो इनका कस्टम ड्यूटी हाई के कारण जो इन्वेंट्री गेन मिलेगा वो वाला चीज। ऑल्दो इन लोगों ने बोला है कि जो कस्टम ड्यूटी के कारण जो इन्वेंट्री गेन मिला है उसको हम लोग क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 एफआई 27 दोनों क्वार्टर के अंदर पार्शियली पार्शियली बुक करने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि यदि कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट नहीं होता, यदि कस्टम ड्यूटी राइज नहीं होता, उस वाले केस के अंदर इस कंपनी को अच्छा खासा इन्वेंट्री लॉस बुक करना पड़ता अपने एफआई 27 के कुछ क्वार्टर्स के अंदर, राइट? अब देखो दिक्कत क्या होती है, आपका यदि हेजिंग रेशियो 50% के आसपास में है ना, तो मतलब वहाँ पे आपको देखो एफआई 26 के अंदर क्या हुआ, इनका लाइक इबिटा मार्जिन 11-12% जो सस्टेनेबल नहीं है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। बिकॉज़ हमें कंपनी के धंधे से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए रादर देन इन्वेंटरी गेन के कारण उसको यू कैन से प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हुआ। वो हमारे मतलब वो चीज सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, वो मे बी 1-2 क्वार्टर 1 साल के लिए हो सकती है, बट ज्यादा टाइम के सस्टेनेबल नहीं है। तो लाइक जो चीज ज्यादा टाइम के लिए जो सस्टेनेबल है, लाइक आपका बिजनेस के अंदर ग्रोथ रेट किस तरह का आ रहा है, बिजनेस की ग्रोथ के कारण, स्टोर एक्सपेंशन के कारण आपका यू कैन से प्रॉफिट किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इनका जो हेजिंग रेशियो 50% है वो मेरे को कंफर्ट नहीं देता। लाइक इनका जो थ्रू आउट दे रहे जो एफआई 26 में जो रिजल्ट्स आ रहे थे, वही 100% से प्रॉफिट ग्रोथ था, कितने कितने परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ ये लोग दिखा रहे थे, वो मेरे को उतना कंफर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था। रीजन बीइंग वही इन्वेंटरी गेन, लाइक इन्वेंटरी गेन से आप यदि प्रॉफिट के ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, उसमें एज ए एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ, यदि आप बोलोगे हमने हमारा स्टोर एक्सपेंशन 25-30% से किया, हमारा हेजिंग रेशियो लगभग 95% 100% के आसपास में था, और उसके बाद यदि हमारा यू कैन से प्रॉफिट के ग्रोथ 100% के आसपास में आ रही है, वो एक कहने के लिए यू कैन से एक बेटर चीज बन सकती है एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। बट जो सेनको गोल्ड ने एग्जीक्यूट किया एफआई 26 के अंदर जो आउटकम्स दिए हैं, हाँ, बैलेंस शीट में नंबर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे लगते हैं कि हाँ यार इनका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट अच्छा खासा आया है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ऊपर चला गया, 25% के आसपास चला गया, तो देखने को अच्छे लगते हैं। बट अंदर में जाके घुस के हम लोग उसको डिटेलिंग करने की कोशिश करें
तो नंबर मेरे को उतने कौन से थोड़े खोखले दिखाई पड़ते हैं। वही तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, इनका हेजिंग रेशियो 50% के आस-पास में है। तो अगेन लाइक एफआई 27 के अंदर में भी जो हेजिंग रेशियो इनका 50% था, उसके कारण इनको इन्वेंटरी लॉस बुक करना पड़ेगा। बट वही थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कस्टम ड्यूटी के अंदर जब जो हाइक हुआ है, उसकी वजह से इनको इन्वेंटरी गेन भी मिलेगा और वहाँ पे वैसे-वैसे राइट ऑफ भी हो जाएगा। इसका एक दूसरा रिस्क और है, जो इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट जो आएगी, अभी जैसे मैं एक वैल्यूएशन एनालिसिस करूँगा, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बेटर और क्लैरिटी मिलेगी कि इनका एफवाई 27 के अंदर बिज़नेस ग्रोथ होने के बावजूद भी, टॉप लाइन ग्रोथ होने के बावजूद भी, देयर इज़ पॉसिबिलिटी बॉटम लाइन के अंदर उतनी रेट से ग्रोथ ना दिखाई पड़े। वो भी एक बार चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस ग्रोथ का टारगेट कितना है? लगभग 20, 22, 23% के आस-पास में। तो मोटा-मोटी मान के चलता हूँ कि एफवाई 7 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए, 10,200, 300 करोड़ रुपए के आस-पास में। और कंपनी के जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से 4 से 4.5% के आसपास में है। तो मैं थोड़ा ये प्रीज्यूम करके चलता हूँ कि मे बी गोल्ड के प्राइसेस थोड़े स्टेबल रहेंगे। एज़ सच इनको लाइक एज़ सच कोई इन्वेंटरी गेन नहीं मिलेगा और जो इन्वेंटरी गेन जो इन्वेंटरी लॉस हो रहा है, वो कस्टम ड्यूटी से थोड़ा राइट ऑफ हो जाएगा। जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे दिखाया भी है जो अपडेट है, बिज़नेस अपडेट है, उसके अंदर लाइक दिखाया भी है मैनेजमेंट ने। यदि इसको मैं थोड़ा राइट ऑफ आपस में सेटल कर देता हूँ, तो मे बी इसका पैट मार्जिन में लगभग 4% के आस-पास में ले लेता हूँ। मतलब हल्का-फुल्का और थोड़ा फैक्टर शिफ्ट ही कर लेते हैं। कि जो 4.5 का इनका 4.5% का जो पैट मार्जिन की गाइडेंस है, उसकी जगह मतलब एक रेंज है इनका 4 से 4.5% का, तो जो लोअर रेंज है उसको लेके मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो यदि 4% का भी यदि मैं पैट मार्जिन लगाता हूँ, 4.10, 4.20% का भी पैट मार्जिन लगाता हूँ, तो उनका एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट कितना बन सकता है? लगभग 400 करोड़ से 410, 420 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी की करंटली मार्केट कैप कितनी है? लगभग आपका 5,400, 5,300, 5,500 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप ये देखो, यदि इस कंपनी का मैं एफआई 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा? लगभग उसके लिए करंट मार्केट कैप के अंदर फॉरवर्ड पैट अमाउंट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि मैं 5400 करोड़ रुपए के अंदर यदि मैं 410 420 करोड़ रुपए का डिवाइड करता हूं तो आपका फॉरवर्ड पी रेशियो निकल जाता है लगभग 12 13 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है एफआई 27 के अंदर? लगभग 20 21 22% के आसपास में। तो यदि हम आपका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करूं तो उसके लिए मेरे को फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो बनेगा लगभग यू कैन से 0.6 के आसपास में। अब आप देखो, इसका जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, मतलब ऑल्दो 0.6 का फॉरवर्ड पैग रेशियो में अट्रैक्टिव लग रहा है, बट आप यहाँ पे एक चीज ये देखो, हमने जो इसका पैट कैलकुलेट किया लगभग 410 420 करोड़ रुपए के आसपास में, एफआई 26 का इनका पैट जाके देखना लगभग 550 600 करोड़ रुपए के बीच में था। मतलब वाई ऑन वाई इनके प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% से डी ग्रोथ देखने को मिलेगी एफआई 27 के अंदर, ये एक्सपेक्टेड है। हाँ, यदि गोल्ड के प्राइसेस वापस 2 लाख रुपए पे चल जाएं, वापस इनको इन्वेंटरी गेन हो जाए, कुछ और नया चमत्कार हो जाए, तो वो तो हमें लाइक फिर तुम्हारी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। बट वो थोड़ा उतना रियलिस्टिकली नहीं लग रहा है। बट अगेन होने को कुछ भी हो सकता है, तो हमें तो हर चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग को ओपन करके चलना चाहिए, राइट? बट यदि चीज़ें गोल्ड की प्राइसेज़ यदि स्टेबल रहती हैं, तो जो हमने कैलकुलेशन करी है, वो थोड़ा सही डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब यदि गोल्ड के प्राइसेज़ यहीं पे स्टेबल होते हैं, लगभग 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000 रुपए के आसपास में, तो इनका एफआई 27 के अंदर हो सकता है रेवेन्यू लगभग 20, 22, 23% से ग्रोथ कर जाए, 25% से ग्रोथ कर जाए, बट इनका प्रॉफिट लगभग 20 से 25% से डी ग्रोथ करेगा और मे बी मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिव ले सकता है। तो ये काइंड ऑफ एक सेकंड रिस्क है इस बिजनेस से रिलेटेड। हाँ, यदि अभी चीजें स्टेबल हो जाती हैं, गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं, तो मे बी एफआई 28 के अंदर इस बिजनेस के अंदर एक्चुअल में बिजनेस ग्रोथ के कारण एक्चुअल यू कैन से डिलीवरी दिखाई पड़ेगी एफआई 28 के पर्सपेक्टिव से। बट एफआई 27 का जो हमने डिस्कस किया, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है, इन्वेंटरी गेन भी मे बी नहीं मिलेगा बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस यदि इसी लेवल के आसपास रहते हैं तो एंड तो सीधी सी बात है, मतलब एक दीज काइंड ऑफ टू रिस्क जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज हेजिंग रेशियो के पर्सपेक्टिव से, यदि गोल्ड के प्राइसेस और गिर जाते हैं, सपोज ग्रो 1,20,000 पे आ जाते हैं, 1,10,000 पे आ जाते हैं, तब तो थोड़ा और इनको दिक्कत होने वाला है। तब तो इनको हो सकता है इनका जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 400 करोड़ रुपए भी ना होके, हो सकता है और कम प्रॉफिट इनका रिपोर्ट हो सके एफआई 27 के अंदर। बट अगेन ये सारी चीजें सिचुएशनल बेसिस पे डिपेंड करती हैं कि गोल्ड के प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब मैं इन समरी कहना क्या चाहता हूँ कि सेनको गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना इन्वेंटरी को केवल 50% हेज किया है, बट जो बाकी की गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है, जैसे हमने कल्याण ज्वेलर्स की बात करी थी, लगभग 95% के आसपास में उनका यू कैन से इन्वेंटरी है वो हेज्ड है। आपने जो लाइक पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में बात करी थी, उनका जो लाइक ज्वेलरी जो मतलब उनका गोल्ड इन्वेंटरी जो हेज्ड है लगभग 65-70% के आसपास में हेज्ड है, जो लोग बढ़ा के 80-85% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं एफआई 27 के अंदर। देखते हैं सेनको गोल्ड क्या उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा कि लाइक हम लोग एफआई 27 के अंदर हमारी गोल्ड इन्वेंटरी को लेट्स से 70 80 90% तक हम लोग हेज कर दें। वो देखना पड़ेगा एक बार जो कॉन कॉल होगी इनके क्वार्टर एफआई 27 की रिजल्ट आने के बाद जो कॉन कॉल होगी, उससे एक बार हमें पता लगेगा कि किस तरह से इनका हेजिंग रेशियो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बट अगेन मतलब इन समरी में कहना चाहता हूँ कि सेनको गोल्ड के प्रॉफिट्स
गोल्ड के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के कारण बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाले हैं। यदि ऊपर जाएंगे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के वापस आसपास जाएंगे तो हो सकता है कि इनको इन्वेंट्री गेन फिर से मिले। डाउन आएंगे मे बी 1 लाख 1,10,000 के आसपास में तो उनका पैट का ग्रोथ लेवल से अच्छे से नहीं होगा, मतलब डी ग्रोथ होगा अच्छा खासा। और यहाँ पे स्टेबल रहते हैं 1,40,000 के आसपास में तो मे बी इनका 1,30,000 के आसपास में बीच का सा लेवल मान लो, ना हाई लेवल पे ना बिल्कुल लो लेवल पे, तो हो सकता है इनका प्रॉफिट तो वो तो हो रहा है 20 से 25% के आसपास में डी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी, लाइक इनके जो मैनेजमेंट के जो गाइडेंस था लगभग 4% सवा 4% का पैट मार्जिन का, उसी के बेसिस पे। तो इन समरी ये काइंड ऑफ मैंने सेनको गोल्ड के बारे में एक मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद के रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूं, इतना सिखा दूं कि आप लोग भी एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर देने की कोशिश करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।